Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do the megaloblastic anemia. ठीक है, megaloblastic anemia में क्या होता है ना कि इसमें बेसिकली इसमें डीएनए सिंथेसिस डिफेक्ट होती है। ठीक है, अब डीएनए सिंथेसिस डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास डीएनए तो बन रहा होता है लेकिन वो एबनॉर्मल डीएनए बन रहा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सेल्स बनते हैं ना रेड सेल्स, ठीक है, तो वो हमारे पास बड़े बड़े सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मीन कार्पास्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन और मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें ना तो इसमें B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, थायमीन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं सबसे पहले B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अब B12 डेफिशिएंसी एनीमिया की B12 की और फॉलिक एसिड दोनों की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो B12 और फॉलिक एसिड होते हैं ना, इनका बॉडी में क्या काम होता है कि ये हमारे पास एज अ को फैक्टर एक्ट कर रहे होते हैं। क्या किस चीज़ के लिए को फैक्टर ऐड करते हैं, ये होमोसिस्टीन को मेथेनिन में और मेथेनिन को हमारे पास जो है वो एट द एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, होमोसिस्टीन मेथेनिन में और फिर हमारे पास एंड में जो है डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, फिर एंड में हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मिथाइल मेलेनोइक एसिड जो होता है या मिथाइल मेलेनाइल को ए को हमारे पास सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, मिथाइल मेलेनाइल को ए को सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनकी कॉजेज़ पे। ठीक है, अब कॉजेज़ में क्या होगा ना कि हमारे पास सबसे पहले हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो गई है और हमें सप्लाई कम मिल रही है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेशेंट है जो प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली B12 तो हमारे पास ये मीट वगैरह में होता है। ठीक है, तो अब वो भी मीट नहीं खाएगा तो अल्टीमेटली उसमें B12 की डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा कोई गैस्ट्रिक पैथोलॉजी है, गैस्ट्रिक में बेसिकली क्या होता है ना, स्टमक में हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो हमारे पास कंबाइन होता है थ्रू टू दी B12। ठीक है, और वो फिर जाके टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वो जो B12 होता है वो हमारे पास जो ट्रांसकोबालामीन है उसके ज़रिए बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे पास या तो एक्लोरोहाइड्री है, ठीक है, कि मतलब हमारे पास HCl का लेवल कम है। ठीक है, और या तो हमारे पास कोई परनीशियस एनीमिया है जिसमें हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर एंड दी जो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट और हमारे पास पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई स्मॉल बाउल की पैथोलॉजी है जिसमें सीलिक डिजीज़, कोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो उनमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक पेशेंट है ना उसमें हमारे पास B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो भी जाए ना तो इतना बॉडी में स्टोर्स होते हैं कि वो 3 साल तक विदाउट एनी B12 सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो मैक्रोसिटिक एनीमिया बहुत ज़्यादा लेस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं फॉलिक एसिड ना, तो फॉलिक एसिड जो होता है वो उसकी जो हमारे पास वो है ना, तो डाइटरी डिफिशिएंसी है जो लोग लाइक हमारे पास फॉलिक एसिड जो होता है ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में होता है, तो जो ग्रीनिश वेजिटेबल्स नहीं खाते तो उनमें हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई है, हमारी सप्लाई कम है, हमारे वो है माल एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, कोई ड्रग्स हैं जिसमें मेथोट्रेक्सेट और फिनोटाइन आ जाती है। ठीक है, और एक हमारे पास अल्कोहल आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी कॉजेज़ हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में ना हमारे पास सबसे पहले तो क्लासिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया होंगे। ठीक है, लेसिट्यूड, वीकनेस, फैटीग, पेलर। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होंगी। ठीक है, डिस्निया वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ग्लोटाइटिस। ठीक है, टंग जो है वो सूज जाएगी और स्टोमाटाइटिस होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूरोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पास B12 डेफिशिएंसी को हमारे पास फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से सेपरेट कराते हैं। ठीक है, देखो अब इस जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये हमारे पास 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। पेरिफेरल नर्व है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, सेरेब्रम है और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है। ठीक है, पेरिफेरल में क्या होता है ना, एक पेरिफेरल में ये होता है कि हमारे पास ग्लव स्टॉकिंग पैटर्न होता है। ठीक है, ग्लव स्टॉकिंग पैटर्न ये होता है कि हमारे पास ये जो
पैरेस्थीसिया होता है, नमनेस वगैरह, ये पहले हैंड और फुट से स्टार्ट होती है और फिर ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट में जो एंकल रिफ्लेक्स होता है ना वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये पेरिफेरल नर्व की ख़राबी की वजह से हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास ये क्या करता है कि B12 बेसिकली, मतलब B12 की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक तो हमारे पास पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक जो होता है, ठीक है, उसको ख़राब कर देता है, ठीक है। अब पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक काम नहीं करेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, पेशेंट में वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन की जो सेंस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है जो बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, तो उसमें भी लेजन हो जाती है। अल्टीमेटली पेशेंट में हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है जिसमें हमारे पास पेशेंट में स्पास्टिक पैरालिसिस वगैरह होगी, ठीक है, और पेशेंट में जो है वीकनेस होगी, पिबिन्स्की साइन पॉजिटिव होगा, टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होंगे वो हमारे पास ऐसे जर्की टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेरेब्रम अगर प्रॉब्लम हुई ना तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट में हमारे पास डिमेंशिया एंड ऑप्टिक एट्रोफी आ जाएगी, ठीक है। फिर जो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से यूरिनरी इनकंटिन्यूएंस और फीकल इनकंटिन्यूएंस और इम्पोर्टेंस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं ना मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए, देखो सबसे पहले हम CBC करेंगे जिसमें हमारे पास HB का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया होता है, ठीक है। पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या है कि ओवरऑल हमारे पास WBC, RBC और प्लेटलेट तीनों का लेवल कम होता है क्योंकि DNA सिंथेसिस डिफेक्ट है, हमारे पास DNA प्रॉपर बनता नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारे पास ये सेल्स होते हैं ना ये हमारे पास बनते तो हैं लेकिन वो एबनॉर्मल बनते हैं, बेसिकली बड़े बड़े अजीब से शेप के बन जाते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया सबसे पहले। फिर रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है ना, बेसिकली रेटिकुलोसाइट जो होते हैं वो स्लाइटली इमेच्योर रेड सेल्स होते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमारे पास इमेच्योर रेड सेल्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो पेरिफेरल स्मेयर आप देखते हो ना तो उसमें आपको मैक्रोविलोसाइट्स नज़र आते हैं, मेटामाइलोसाइट और मेगाकार्योसाइट्स और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं, ठीक है। फिर सीरम फेरेटिन का लेवल जब आप देखते हो ना, सीरम फेरेटिन का लेवल तो वो आपको कम ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। फेरेटिन का लेवल ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको LDH का लेवल भी ज़्यादा और B12 का लेवल कम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो मिथाइल मेलेनोइक एसिड है ना और हीमोसिस्टीन है उनका लेवल भी यूरिन में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फॉलिक एसिड का लेवल भी हमारे पास कम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं शिलिंग टेस्ट, ठीक है। अब शिलिंग टेस्ट जो होता है ना बेसिकली इट्स फॉर द B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग रेडियो लेबल्ड हम लोग B12 दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी एब्जॉर्प्शन, कितनी सिक्रेशन वगैरह रिमूवल वगैरह हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं फिग्लू टेस्ट, ठीक है। अब फिग्लू टेस्ट जो होता है ना बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है फॉर्मी इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग पेशेंट को ये बेसिकली ये वो टेस्ट है जो पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कराता है बिटवीन दी B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। अब फिग्लू टेस्ट में क्या होता है, जो फोलेट है ना उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए हमें फिग्लू चाहिए। अब हमारे पास अगर फिग्लू नहीं होगा तो अल्टीमेटली फोलेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अल्टीमेटली नहीं, बेसिकली हमारे पास फिग्लू के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें फोलेट चाहिए होता है। अब फोलेट नहीं होगा तो फिग्लू का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अल्टीमेटली फिग्लू का लेवल जो है वो हमारे पास यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे, ठीक है। देखो सबसे पहले आते हैं B12 की ट्रीटमेंट और फिर फॉलिक एसिड की ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब B12 की ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है ना, पेशेंट को आपने देना है हाइड्रोक्सी साइनकोबालामीन या हाइड्रोक्सी कोबालामीन, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी कोबालामीन जो है ना वो हम लोग किस फॉर्म में देते हैं, वो हम लोग इंजेक्शन देते हैं IM, ठीक है। IM इंजेक्शन देते हैं हाइड्रोक्सी कोबालामीन, ठीक है। और वो कितना होता है 100 माइक्रोग्राम का, ठीक है। 100 माइक्रोग्राम का होता है, 6 डोजेज होती हैं टोटल, ठीक है। वो आपने कैसे देनी होती हैं, हर तीन दिन बाद, ठीक है। 2 से 3 दिन बाद एक डोज देनी होती है 100 माइक्रोग्राम की, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज फॉलो करते हो जिसमें आप 1000 माइक्रोग्राम पहले भी आप दे रहे थे, अब भी 1000 माइक्रोग्राम्स दोगे। और ये आप बेसिकली हम लोग ये देते हैं
फॉर मेंटेनेंस ना, तो हम 1000 माइक्रोग्राम देते हैं, ठीक है, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। फिर फॉलिक एसिड की अगर हम बात करें ना, तो फॉलिक एसिड में हम फॉलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं, कितनी देते हैं, 5 mg, ठीक है, 5 mg देते हैं, 1 टैबलेट फॉर 3 वीक्स, ठीक है, मतलब 3 हफ्तों के लिए आपने जो है एक टैबलेट देनी है, विच इज़ अबाउट तकरीबन 21 डेज़, ठीक है। 21 डेज़ के लिए आपने हर दिन एक टैबलेट देनी है 5 mg की, ठीक है। फिर आफ्टर एवरी वीक आपने जो है वो एक देनी है, पहले आप पूरे वीक दे रहे थे, अब हर वीक में एक दोगे, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी है तो उसमें प्रोफाइलेक्टिकली आप फॉलिक एसिड स्टार्ट करा देते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई हेमोलिटिक एनीमिया का पेशेंट है या और कोई क्रोनिक हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ का पेशेंट है तो उसमें प्रोफाइलेक्टिकली आप देते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो सुपरा फिजियोलॉजिकल सप्लीमेंटेशंस है ना, तो उससे क्या होता है कि जो कोरोनरी और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ होती है ना, वो हमारे पास उनका चांस रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम दे देते हैं, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद दी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।